बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 11.3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। देखें, फ्लक्स का अगर हम लोग जो है वो बेसिक मीनिंग देखें तो फ्लक्स का मतलब है फ्लो। ठीक है, फ्लक्स को हम लोग बेसिकली कहते हैं फ्लो। तो ये क्या चीज़ है इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले हमें जो है वो वेक्टर एरिया के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, हम लोग ने ये पढ़ा हुआ है कि बेसिकली एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने जो है वो वेक्टर्स के अंदर प्रूव किया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट विल बी इक्वल्स टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हो तो हमेशा आपके पास क्या बनता है, वेक्टर बनता है। तो हमने एरिया को जो है वेक्टर प्रूव किया था फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक, तो एरिया हमारे पास यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हमने यहाँ पर एरिया को बेसिकली वेक्टर से जो है वो रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसकी हमारे पास कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हम लोग जो है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज द डायरेक्शन। नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। तो वो जो नॉर्मल की डायरेक्शन होती है वही हमारे पास एरिया की डायरेक्शन होती है। जैसे ये मेरे पास एक पूरी कंप्लीट सरफेस है, ठीक है। अगर मेरे पास ये कंप्लीट सर्कुलर सरफेस है तो इसका जो परपेंडिकुलर हमारे पास है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। अगर मैं इस वाली सरफेस, सिर्फ इतनी सरफेस को अगर मैं जो है वो कंसीडर कर रहा हूं तो इसका जो मेरे पास परपेंडिकुलर होगा वो इस तरह आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस वाली सरफेस की मेरे पास जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर मैं यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन को जो है वो कंसीडर कर रहा हूं तो यहां परपेंडिकुलर कहां होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इस वाली सरफेस को जो है वो कंसीडर कर रहा हूं तो यहां तो मेरे पास इसी डायरेक्शन में जो है वो एरिया की डायरेक्शन होगी। और अगर मैं ये अपवर्ड फेस को जो है वो कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पर मेरे पास एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी कि आपके पास जो सरफेस है उसके ऊपर जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। ठीक है, अगर आपकी सरफेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो आपकी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। अगर आपकी सरफेस जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो आपके एरिया की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि फेस के हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एरिया की डायरेक्शन के लिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि वेक्टर एरिया इज डिफाइंड एज अ वेक्टर क्वांटिटी whose मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया। यानी कि आपकी जो सरफेस है इसके ऊपर आप जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हम लोग ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि लेंथ और ब्रेड्थ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया आ जाएगा। यहाँ हम बेसिकली डायरेक्शन की बात करें और डायरेक्शन के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब वेक्टर एरिया का हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या लेना देना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या चीज है, देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मैंने अभी आपको बताया कि फ्लक्स का मतलब है फ्लो। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत आसान सा मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज बेसिकली नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि एक गिवन एरिया के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं उतना ही वहां पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ज्यादा लाइंस गुजर रही होंगी ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कम लाइंस गुजरेंगी तो हमारे पास कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। और अगर हम उसकी जो है वो बेसिक डेफिनेशन बनाएं दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड वेक्टर एरिया ए। ये हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब ये देखिए ये सरफेस मेरे पास इस तरह से है तो इसके एरिया की डायरेक्शन देखिए मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखिए ये मेरे पास एरिया की डायरेक्शन है और ये जो है मेरे पास फील्ड लाइंस है। देखिए ये फील्ड लाइन है, 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइंस मेरे पास गुजर रही है। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस आपके गिवन एरिया के अंदर से गुजर रही होंगी दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। ठीक है, अगर लेट करें कि मेरे पास यहाँ पर 6 की जगह जो है वो 18 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर जो है वो ओनली 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं तो फिर मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है कि एक गिवन एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, या अगर आप इसकी जो है वो ज्योमेट्रिक जो है वो बनाना चाह रहे हैं डायग्राम तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड वेक्टर एरिया। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक, मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, कंसीडर अ प्लेन एरिया डेल ए सच दैट द फील्ड एट ऑल इट्स पॉइंट इज द सेम। यानी कि हमारे पास देखें ये मेरे पास एक एरिया की डायरेक्शन है, ये जो है ये पैच आपको दिखा रहा है कि ये आपने जो है वो एरिया की डायरेक्शन कंसीडर की है। मैंने क्या कहा था कि हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये मेरे पास सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर मेरे पास ये क्या है, एरिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है।
ठीक है, तो हमने क्या डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो इन दोनों का मैं क्या ले लूंगा, डॉट ले लूंगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसका देखें डॉट प्रोडक्ट, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज होती हैं, हॉरिजॉन्टल क्वांटिटीज होती हैं, दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ये तमाम हम लोग जो है वो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात ये है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का, तो फिर मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, याद आया आपको, स्केलर प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ी थी कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड द रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी देन सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो वेक्टर एरिया है, ये दोनों ही चीज हमारे पास क्या है, वेक्टर है। तो इनका जो डॉट ले रहे हैं हम, इनके डॉट से हमारे पास जो क्वांटिटी जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डेल ए, ये जो हमारे पास एंगल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान एंगल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपने जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज डेफिनेशन बनाई थी। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है न्यूटन, चार्ज क्या होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट इज अ यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, दोबारा से एक दफा रिकॉल करूंगा कि हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस आपके एक एरिया के अंदर से गुजर रही हैं उतना ही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ज्यादा लाइंस गुजरेंगी ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कम लाइंस गुजरेंगी तो कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी जो है वो एरिया पर भी डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और साथ साथ एंगल के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये एंगुलर क्वांटिटी के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट है इसको हम लोग जाके आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने ये याद रखनी है कि आपके फ्लक्स की जो है वो डिपेंडेंस किस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी लाइंस गुजर रही हैं, कितना बड़ा एरिया है, क्योंकि ज्यादा बड़ा एरिया होगा तो ज्यादा लाइंस गुजरेंगी, छोटा एरिया होगा तो छोटी लाइंस गुजरेंगी, और इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, ये बेसिकली डिपेंडेंस है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब एंगल की जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिपेंडेंस है। देखिए, हम यहाँ पर कह रहे हैं दैट फिगर शोज दैट देयर आर 4 लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 4 लाइंस हमारे पास गुजर रही हैं, सॉरी ये वाली, ये 1 2 3 4 लाइंस हमारे पास गुजर रही हैं, और ये हमने लेट किया है कि एरिया हमारे पास कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 4 न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 लाइंस गुजर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और देखें, आपकी एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, सो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई कितना है 4, डेल ए कितना है 1, और एंगल देखें जो एरिया की डायरेक्शन, देखें ये हमारे पास सरफेस इस तरह से है तो परपेंडिकुलर भी इस तरह से ड्रॉ होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हमारे पास कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है। सो दैट्स व्हाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर मेरे पास जो है वो 8 लाइंस गुजर रही हैं तो फिर मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। ठीक, तो मतलब कहने का है कि जितनी लाइंस आपकी पास आउट हो रही है गिवन एरिया से उतना ही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड लाइंस, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है कि आपका जो है वो एरिया और मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान कितना एंगल है, यानी कि उनकी डायरेक्शन में कितना फर्क है। अगर डायरेक्शन में फर्क होगा तो हमारे पास फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। इसको आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लक्स एट एनी एंगल। अभी हम लोगों ने फ्लक्स पढ़ा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम है और एरिया की भी डायरेक्शन सेम है, लेकिन फ्लक्स एट एनी एंगल का मतलब यह है कि किसी भी एंगल के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये मेरे पास एरिया है। देखिए, अगर मेरे पास सरफेस इस तरह से तो सरफेस का परपेंडिकुलर होगा ये। देखिए, एरिया की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, ये है आपकी एरिया की डायरेक्शन, और ये जो रेड कलर की लाइंस आपको नजर आ रही है ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान आपको जो है वो ये देखें ये एंगल नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्हेन द एरिया इज टिल्टेड सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज। अगर आपका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में नहीं है बल्कि किसी एंगल के ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर आपके पास क्या हो जाएगा, फाई दैट विल बी इक्वल्स टू ई डेल ए कॉस ऑफ थीटा, यानी कि यहां पर फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा।
ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि एरिया की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के दरमियान कोई ना कोई सर्टेन एंगल बन रहा है। तो अगर आपने इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो फिर आपके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई डेल ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक, तो द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया विल बी ई ए कॉस थीटा, क्योंकि देखें अगर आप ए का जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कॉस प्रोडक्ट हमारे पास ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो एरिया का अगर आप जो है वो प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे ई के ऊपर, तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन क्या होता है, ए कॉस ऑफ थीटा। इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है हमारे पास प्रोजेक्शन वाला, डॉट प्रोडक्ट वाला, डिपेंडिंग अपॉन एंगल थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी एंगल के ऊपर फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपको एंगल पता हो कि एरिया और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान क्या एंगल है। ठीक, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम फ्लक्स की। हमने ये कह दिया कि हमारे पास जो है वो ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ए हमारे पास क्या है, वेक्टर एरिया है, और थीटा क्या है, इन दोनों के दरमियान एंगल है। तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए देखिए जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ये मेरे पास जो है वो सरफेस एरिया है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सरफेस एरिया, तो इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन मेरे पास क्या होगा, एरिया। देखें ये आपको परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, ये जो मेरे पास ये डायरेक्शन है, ये भी ये है किसकी डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिएगा कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। ठीक है, यानी कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हमारे पास यहां हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आपने परपेंडिकुलर रखा हुआ है एरिया को। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इट्स डायरेक्शन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर आपने एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा है तो एरिया की डायरेक्शन जो है वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक, यानी कि हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो वेक्टर एरिया है इनके दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों ही क्या है, पैरेलल है। तो अगर हमारे पास कॉस जो है वो 0 डिग्री तो आंसर हमारे पास कितना आता है, 1 आता है। एक बात याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिकल जो है वो क्वांटिटीज के अंदर अगर आपके पास आंसर 1 आ रहा है इसका मतलब है कि मैक्सिमम आंसर है, अगर आपके पास 0 आंसर आ रहा है इसका मतलब है कि आपके पास मिनिमम आंसर है। ठीक है, तो cos 0 जो है 1 प्रोवाइड कर रहा है, 1 का मतलब है कि हमारे पास फ्लक्स जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अगर हमारे पास वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब। ठीक, above relation shows that the maximum number of lines will pass through the area। ठीक है, हमें ये यहां से डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है और हमें यहाँ पर रिलेशन भी यही दिखा रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस जो है वो मैक्सिमम हो जाएंगी अगर आपका जो वेक्टर एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर से ये मत समझिएगा कि हमारे पास जो है वो मैं यहाँ पर सिर्फ सरफेस की बात करूँ कि सरफेस परपेंडिकुलर है, लेकिन हमारे पास एरिया की डायरेक्शन जो है वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखें यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया को आपने इस तरह रखा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा, तो एरिया की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका जो एरिया है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन होगी। अगर आपका एरिया जो है वर्टिकल डायरेक्शन में है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, 0 फ्लक्स। फ्लक्स 0 किस सूरत हाल में होगा कि अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और आपका जो एरिया है दोनों की डायरेक्शन पैरेलल हो जाए। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन, देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरह से जा रही हैं यूं, और आपका एरिया जो है इसकी ये जो हमारे पास एरिया जो हम लोगों ने रखा हुआ है वो भी इस तरह से हमारे पास क्या है, पैरेलल डायरेक्शन में रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप वेक्टर एरिया की डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखें हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मल होता है सरफेस के, ये सरफेस है तो सरफेस किस तरह आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई और ए के दरमियान एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपने एरिया को पैरेलल रखा तो इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो चुकी है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि आपका एंगल जो है वो दोनों के दरमियान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो हमारे पास देखें कोई बहुत कम लाइंस पास आउट होनी है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पास आउट होनी है, तो उसको हम कहते हैं 0 फ्लक्स। यानी कि cos 90 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 हमारे पास 0 हो जाएगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि कोई लाइंस हमारे पास इस एरिया के अंदर से पास नहीं हो रही, जबकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ हमारे पास जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास आउट हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर कहने के अबव रिलेशन शोज दैट नो लाइन विल पास थ्रू द एरिया, यानी कि अगर आपके वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है
यानी दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो फिर आपके पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फ्लक्स एट एन एंगल, देन मैक्सिमम फ्लक्स, एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, जीरो फ्लक्स। और फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के बारे में एक बात याद रखिएगा कि क्लोज सरफेस को हमेशा हम 3 डायमेंशनल जो है वो कंसीडर करते हैं, और ज्यादातर हम लोग ने जो एक्सरसाइज के अंदर जो है वो क्या करना है, सपोज करना है, वो ज्यादातर हम लोग स्फेरिकल शेप को जो है वो कंसीडर करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये मेरे पास एक स्फेयर है, स्फेयर के एग्जैक्टली सेंट्रल पार्ट के अंदर मेरे पास क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनेगा कि अगर चार्ज सेंटर के अंदर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी चारों डायरेक्शन में, यहां भी जा रही होगी, 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 यहां भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी चारों डायरेक्शन में जा रही होंगी। तो अगर हमें क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे स्फेयर को नंबर ऑफ पैचेस, स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं। जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल के अंदर डिफरेंट पैचेस होते हैं। ठीक है, तो हम एक पैच को जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही होती है, तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट पैच को जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही होती है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। यानी कि अगर आपने एक क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो फिर आपको जो है वो पूरी सरफेस को नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज के अंदर डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ और हैं, यहां पर कुछ और होंगी, यहां पर कुछ और, मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जो वो डिफरेंट होगी। यानी कि आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल समराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि दैट इफ द केस इन सच दैट आइदर फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म और द सरफेस इज कर्व्ड, अगर आपकी जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है या फिर सरफेस क्या है, कर्व्ड है, 3 डायमेंशन है, देन वी डिवाइड द होल सरफेस इनटू वेरी स्मॉल पैचेस ऑफ डेल एरिया सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ओवर इट। हम क्या करते हैं, हम लोग पूरी सरफेस को छोटे छोटे एरियाज के अंदर डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक एरिया जो हमने कंसीडर किया है वहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सेम है। जैसे मैंने ये छोटा सा एरिया जो है वो कंसीडर किया हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सेम पास होंगी, जबकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज होगी। तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग इस पूरी सरफेस को स्मॉल एरियाज के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं दैट वेरी स्मॉल पैचेस ऑफ डेल ए so that the electric field is uniform over it. For one of these small patches of area, electric flux is defined by the relation. यानी कि अगर आप सिंगल जो है वो एरिया की बात करें, जैसे यहाँ पर मैंने एक सिंगल एरिया कैलकुलेट कंसीडर किया हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल ई दैट विल बी इक्वल टू ई डेल ए कॉस थीटा। हमने क्या किया, हमने पूरी सरफेस को जो है वो एरियाज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस, वी एड फ्लक्स फ्रॉम ईच पैच सच दैट, यानी कि तमाम एरियाज के फ्लक्सेस को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, देखिए ये मैंने जो है वो डिफरेंट पैचेस कंसीडर किए हैं, ये अलग पैच है, ये अलग पैच है, ये अलग पैच है, ये अलग पैच है। अब मुझे इस पूरी सरफेस के अंदर से जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, फ्लक्स दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा फ्लक्स 1, ये हो जाएगा फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फ्लक्स 4, फ्लक्स 5, और करते करते हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स n हो जाएगा। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि लेट अस कंसीडर द अ क्लोज सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, द नॉर्मल पॉजिटिव नॉर्मल इज टेकन टू बी आउटवर्ड फ्रॉम द वॉल्यूम बीइंग इनक्लोज, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड गुजर रही हैं। इफ डेल ए इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया एंड एन इज अ यूनिट वेक्टर, देन द एरिया इज गिवन एज, यानी कि यहां आप कह रहे हैं कि डेल ए आपने सपोज किया हुआ है और डेल ए की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है दैट इज कॉल्ड द एन। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर एरिया क्या हो जाएगा, डेल ए टाइम्स यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है, आपकी एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। जैसे इस एरिया की मुझे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक, इन केस ऑफ क्लोज सरफेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग और लीविंग द सरफेस। देखें क्लोज सरफेस में हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोज सरफेस में हमारे पास जो है वो 3 तरह के फ्लक्स जनरेट हो सकते हैं, या तो फ्लक्स होगा पॉजिटिव, या फिर फ्लक्स होगा नेगेटिव, या फिर फ्लक्स होगा जीरो। ठीक है, लेकिन ये क्लोज सरफेस के लिए, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ी हुई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी एंगल या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स या जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हमारे पास क्लोज सरफेस नहीं थी। अब हम लोग क्लोज सरफेस के लिए जो है ये तीनों चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अच्छा यहां पर एक चीज रह गई कि अगर हम लोगों ने टोटल निकालना है तो टोटल निकालेंगे, मैं क्या करूंगा, समराइज कर दूंगा, टोटल पूरे फ्लक्सेस को समराइज कर दूंगा। ये समेशन का साइन का मतलब ये है कि एरिया 1 का जो मेरे पास फ्लक्स आएगा, फिर उसको मैं एरिया 2 से ऐड कर दूंगा, एरिया 3 से ऐड कर दूंगा। तो ये मैं समराइज का मतलब ये कि तमाम फ्लक्सेस को आपने यहाँ पर ऐड किया हुआ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्लोज सरफेस में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 3 तरह के फ्लक्सेस होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या फिर
जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब देखें पॉजिटिव कैसे होता है, ठीक है। हम यहां पर कह रहे हैं दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस से बाहर निकल रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव होगा, देखिए ये आपके पास सरफेस है, ये आपके पास क्या है, सरफेस है, और देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। यहां देखिएगा इस वाली डायरेक्शन, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन यूं है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और देखिए हमारे पास यहां पर ये वाली, इस वाली जो है वो मैं सरफेस को कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां पर मेरे पास वेक्टर की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, ये वाली डायरेक्शन को मैं कंसीडर कर रहा हूं ना, तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये यूनिट वेक्टर जो है वो एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन, ठीक। तो अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये, और ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर देखिएगा डेल फाई दैट विल बी इक्वल टू ई डेल ए कॉस थीटा। अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री है तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये फाई हमारे पास कितना हो जाएगा, ई डेल ए, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक। अब इसके ऑपोजिट देखते हैं हम लोग, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस। ये गलती से यहां पर आ गया एंटरिंग, अगर एंटर हो रही है, दोबारा से बता रहा हूं कि ये लीविंग नहीं होगा, नेगेटिव तब होगा जब आपकी सरफेस के अंदर जो है वो लाइंस एंटर कर रही होंगी, एंटरिंग द सरफेस। लीविंग के लिए पॉजिटिव, एंटरिंग के लिए नेगेटिव। अब एंटरिंग के लिए नेगेटिव कैसे होगा, एंटरिंग के लिए नेगेटिव ऐसे देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी सरफेस के अंदर एंटर करनी है, ठीक है। अब मैंने ये वाली सरफेस को कंसीडर किया हुआ है क्योंकि यहां से एंटर करें ना इस तरह से, तो इसकी डायरेक्शन देखें, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर इस तरह से होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है इस तरह से, और आपकी जो वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन है आउटवर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इनवर्ड और वेक्टर एरिया कहां जा रहा है, आउटवर्ड। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा, एंटी पैरेलल, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री होता है -1। तो आपके पास फ्लक्स कितना हो जाएगा, डेल फाई दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई डेल ए, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव फ्लक्स कब होगा, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से बाहर निकल रही होंगी। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही होंगी, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0 इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग आर इक्वल टू द फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हुई उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकली, तो फिर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 0। किस तरह 0 होगा, देखिए यहां देखिएगा। अब देखिए यहां हमारे पास टोटल 2 फ्लक्स हो गए ना, ठीक है। एक हम लोग जो है वो एंटरिंग की बात करें, एक लीविंग की बात करें, तो हमारे पास फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा ई डेल ए कॉस थीटा एंटरिंग वाला, और दूसरा क्या हो जाएगा, ई डेल ए कॉस थीटा लीविंग वाला। एक एंटरिंग वाला, दूसरा लीविंग वाला, ठीक है। एंटरिंग वाले में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन एंटी पैरेलल है, यानी कि 180 डिग्री है, और लीविंग में क्या है, दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, सेम है। तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक। अब ये हो जाएगा माइनस ई डेल ए, क्योंकि यहां पर आ जाएगा ये -1 की इक्वल होता है, cos 180 -1 की इक्वल होता है, ये हो जाएगा माइनस ई डेल ए, और ये हो जाएगा पॉजिटिव ई डेल। देखिए यहां पर आपने निकाला है ना, 180 माइनस हो जाएगा और 0 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 फ्लक्स हो जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द क्लोज सरफेस, ठीक है। क्लोज सर्फेस के लिए हमारे पास ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास इस टोटल जो टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लक्स एट एनी एंगल इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, मिनिमम फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास क्लोज सर्फेस में पॉजिटिव फ्लक्स कब होगा, नेगेटिव कब होगा, और 0 कब होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था कंप्लीट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन बेटा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।